गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंप्लीट किया है। कर्व आपके सामने है, ये वाला कर्व लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा अगला टॉपिक है इलास्टिक आफ्टर इफ़ेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि इलास्टिक आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होता है। तो यहाँ देखिए, the bodies return to their original state on the removal of deforming force. Some bodies return to their original state immediately after the removal of deforming force, while some body takes some longer time. The delay in remaining the original state by a body to removal of the deforming force is called elastic after effect. तो देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए कि ये कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये कोई वायर है, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया है। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ में चेंज आएगा। सपोज इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया ये वायर। मतलब वायर पहले इतना ही बड़ा है, अब आपने फोर्स लगा इसको इतना बड़ा कर दिया, ये फोर्स ऐसे लगा हुआ है। अब फोर्स जब आप रिमूव करेंगे तो अगर ये बहुत ही जल्दी तुरंत इमीडिएटली अपने इनिशियल लेंथ को रिगेन कर लेता है तब तो ठीक है। हो सकता है कई बार इसमें टाइम लगता है कि इसको अपने इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिगेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है कई बार। तो इसी को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफ़ेक्ट। मतलब कि यहाँ पे फिर से आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, द बॉडी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जो बॉडीज़ हैं वो अपने इनिशियल स्टेट में आते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद। लेकिन क्या होता है, सम बॉडी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट इमीडिएटली। कुछ बॉडी इमीडिएटली, मतलब कि जैसे ही फोर्स हटाते हैं, यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं बहुत ही जल्दी वो अपने इनिशियल स्टेट को रिगेन कर लेते हैं। वाइल सम बॉडी टेक लॉन्गर टाइम। कुछ ऐसे बॉडी जो उनको ज़्यादा समय लगता है। तो वही जो समय लग रहा है, यहाँ देखिए, द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट ऑफ बाई अ बॉडी ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो यही है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिले होता है अपनी इनिशियल स्टेट को रिगेन करने में, जो डिले है उसी को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं इलास्टिक फैटिग्यू क्या है। तो यहाँ देखिए, सब इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं, आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स का। मतलब जैसे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट एक टर्म है, उसका मीनिंग है डिले जो होता है अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने में, उसी डिले को ही कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिक फैटिग्यू। तो देखते हैं कि इलास्टिक फैटिग्यू क्या है। तो यहाँ देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक। अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिग्यू। तो देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई रबर बैंड है, जैसे कि ये कोई रबर बैंड है आपके पास, ठीक है। इसको लगातार आप जो स्ट्रेच करते रहिए, फिर छोड़ते रहिए, फिर स्ट्रेच करिए, फिर छोड़िए, फिर स्ट्रेच करिए, फिर छोड़िए। अगर आप बार बार ऐसे करते रहेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लगातार डिक्रीज़ होती चली जाती हैं। और कुछ देर बाद जब आप उसको स्ट्रेच करने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो देखेंगे कि वो इजीली अपने इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिगेन नहीं कर पाता है। और अगर आप धीरे धीरे ऐसे ही करते रहें तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी लॉस होने लगती हैं। तो यही जो है, इसी को इलास्टिक फैटिग्यू कहते हैं। अब आप डिफिनीशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक।
तो धीरे धीरे लेस इलास्टिक होने लगता है। क्यों होता है? अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स की एक्शन की वजह से इसी घटना को कहते हैं इलास्टिक फैटिग्यू। तो इलास्टिक फैटिग्यू क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते रहे तो वो अपनी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसको लूज़ करने लगता है और धीरे धीरे इसी चीज़ को कहते हैं इलास्टिक फैटिग्यू। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं। तो आई होप कि आप सभी को पता होगा डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है। तो देखिए, द मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। तो आपने स्ट्रेन कर्व देखा है, जिन कर्व में प्लास्टिक रेंज लार्ज होती है, मतलब बड़ी रेंज में मिलती है, वो सभी डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। सच मटेरियल्स अंडरगो एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन लेंथ बिफोर स्नैपिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन लेंथ बिफोर स्नैपिंग शो करते हैं। सो दे कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स, इसलिए ऐसे मटेरियल्स के वायर्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं? कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा है। ये सभी जो है इनके लिए आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक रेंज है वो काफ़ी लार्ज होती है, जिस वजह से इनके वायर बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए कौन से वायर्स, कौन से मटेरियल का वायर बनाना है, कौन से मटेरियल की सीट बनाना है, इन सभी चीज़ों को आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे भी उसको पढ़ने के बाद भी कंक्लूजन और उनके बारे में आइडियाज़ आपको मिल सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्रिटल। तो देखते हैं कि ब्रिटल क्या होता है। तो देखिए ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? द मटेरियल विच है वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन। तो देखिए जो डक्टाइल मटेरियल है उनके पास जो प्लास्टिक एक्सटेंशन है उसका लार्ज रेंज होना चाहिए और ब्रिटल के पास स्मॉल, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे मटेरियल जिनके लिए प्लास्टिक रेंज लार्ज है उनको कह रहे हैं डक्टाइल, और जिनके लिए वेरी स्मॉल है उनको कह रहे हैं ब्रिटल। ठीक है। सच मटेरियल्स ब्रेक एज सुन एज द स्ट्रेस इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। फॉर एग्जाम्पल कास्ट आयरन, ग्लास, सेरेमिक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि किसी के लिए जो प्लास्टिक एक्सटेंशन रेंज है वो इतनी है, किसी के लिए बड़ी सी है। तो ये देखिए ये मटेरियल जो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए ये रेंज बहुत ही कम है वो बहुत ईजीली ब्रेक हो जाता है, जल्दी ब्रेक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो मटेरियल हैं, दोनों के लिए प्लास्टिक रेंज अलग अलग है, किसी के लिए बहुत बड़ा सा है, किसी के लिए छोटा है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इजीली लिख सकते हैं कि जिस मटेरियल के लिए प्लास्टिक रेंज छोटा है वो ब्रिटल मटेरियल है और वो इजीली ब्रेक हो जाता है। कब? जब डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है इलास्टिक लिमिट के बाद। ठीक है। लेकिन जो मटेरियल आपका डक्टाइल मटेरियल है उसके लिए प्लास्टिक रेंज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस केस में अगर उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई भी करते हैं, थोड़ा ग्रेटर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब भी वो जल्दी ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप के मटेरियल के बारे में आपने देखा। फर्स्ट जो है वो है डक्टाइल मटेरियल। तो देखिए डक्टाइल मटेरियल्स और ब्रिटल मटेरियल्स, इनके बारे में जो स्टडी है उसके लिए आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक बार आपने उसको पढ़ लिया तो इजीली इन चीज़ों को समझ पाएंगे आप। चलिए अब देखते हैं कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए ये है इलास्टोमर्स, देखते हैं। द मटेरियल फॉर विच strain produced is much larger than the stress applied within the elastic limit are called elastomers. For example, rubber, the elastic tissue of aorta, the large vessels carrying blood, the heart, etc. are elastomers.
एंड हैव नो प्लास्टिक रेंज। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे रबर बैंड है आपके पास, रबर बैंड पे क्या होता है, आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लेंथ में चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे मटेरियल्स, द मटेरियल फॉर विच स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज मच लार्जर, जो स्ट्रेन इसके अंदर प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेस की कंपेरिजन में। ठीक है, और कहाँ पे, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो ऐसे मटेरियल्स को इलास्टोमर्स कहते हैं। तो कौन कौन से मटेरियल इलास्टोमर्स हैं देख लेते हैं। तो इलास्टोमर्स में देखिए रबर तो आप जानते हैं थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स डेल्टा एल बाई एल बहुत ही ज़्यादा होगा इसके लिए। तो ये हो गया एक इलास्टोमर का एग्जाम्पल। ऐसे इलास्टिक टिश्यू ऑफ आर्टा है, द लार्ज वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट, वो वेसल जो ब्लड हार्ट से ले जाती हैं। तो ये है चीज़ें, ये सब इलास्टोमर्स हैं, ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब देखिए इस चैप्टर में है टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच वायर। वैसे ये टॉपिक सिलेबस में इस बार नहीं है, जैसे आपको बताया गया था कि शियर मॉडुलस नहीं है आपके सिलेबस में इस बार, वैसे ही आपको बताया जा रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है। बट फिर भी इसको थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको आगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि क्या है ये। तो देखिए व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड इंटर एटॉमिक फोर्स कम इनटू प्ले विच अपोजेस द चेंज। तो देखिए जैसे ही आप जो है किसी वायर को, जैसे कि मान लीजिए ये कोई वायर होगा ऐसा, अब इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, तो क्या होता है जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज होना स्टार्ट होती है। इसका मतलब कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं आउटवर्ड, अगर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, मतलब क्लोज और आएंगे। तो इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे दिख रहा है व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड इंटर एटॉमिक फोर्स कम इनटू प्ले विच अपोजेस द चेंज। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट दीज रेस्टोरिंग फोर्सेस। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। अगर आप इंक्रीज़ होगी अगर आप आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, डिक्रीज़ होगी अगर आप उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, वर्क हैज़ टू डन अगेंस्ट दीज रेस्टोरिंग फोर्सेस। तो इन रेस्टोरिंग फोर्सेस के अगेंस्ट, जो कि अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते, दोनों मॉलिक्यूल भी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने स्टेट में रहना चाहेंगे। तो इस प्रोसेस में कुछ वर्क करना होगा जो भी फोर्स लगा रहा है उसी को। तो द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर इज स्टोर्ड इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क इस प्रोसेस में किया जाता है उसी वर्क को यहाँ पे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सिर्फ एनर्जी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब आप किसी वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट के जो इंटर एटॉमिक अंदर एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस वेरी करता है। और ये डिस्टेंस जब वेरी करता है तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना होता है जो फोर्स लगाते हैं। तो जो एक्सटर्नल वर्क हम लोग करते हैं वही वर्क इस सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है वो है पॉइजन्स रेशियो। तो ये टॉपिक भी इस बार सिलेबस में नहीं है आपके क्लास 11th के, फिर भी देख लेते हैं क्या है पॉइजन्स रेशियो।
तो यहाँ देखिए, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ सस्पेंडेड वायर ऑफ लेंथ 1 एंड डायमीटर d, देन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई डेल्टा एल। ये एल है। बट इट्स डायमीटर is decreased by delta d. Now two types of strain are produced by single force। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि ये कोई सिलेंडर है, आपने जब इस पर फोर्स अप्लाई करा होगा तो इसका ऐसे इस शेप बन जाता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है और इसका डायमीटर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के स्ट्रेन जनरेट होते हैं, एक तो डेल्टा एल बाई एल लेंथ की वजह से, एक होता है डेल्टा डी बाई डी इसके डायमीटर में चेंज आने की वजह से। ठीक है, तो ये जो है डेल्टा एल बाई एल, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो डेल्टा डी बाई डी आ रहा है चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो इस एक ही फोर्स ने दो टाइप की स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और दूसरा लैटरल स्ट्रेन है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है पॉजिटिव बिकॉज की वायर की लेंथ बढ़ रहा है, और जो लैटरल स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि फाइनल डायमीटर कम है, इनिशियल ग्रेटर है। तो हम लोग ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डेल्टा डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि डी फाइनली लेस है। ठीक है, अगर आप इसको कंप्रेस करके देखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आप, कंप्रेस करने में भी सेम रिजल्ट आएगा। कंप्रेस करने के लिए अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो फोर्स बाहर की तरफ लगा हुआ है उसको आप अंदर की तरफ यूज़ करें। जैसे कि मान लीजिए ये है सिलेंडर, आप इधर से फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये कैसा दिखेगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा और इसका लेंथ कम हो जाएगा। तो इस केस में डेल्टा एल नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा डी क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट का जो फाइनल डायमीटर है और फाइनल लेंथ है उनमें से कौन सा इंक्रीज़ और कौन सा डिक्रीज़ हो रहा है। बट जनरली ये वायर्स के केस में ही होता है। ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के लिए पॉइजन्स रेशियो डिफाइंड है। तो फिर से एक बार देखते हैं डेफिनेशन क्या है। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड वायर ऑफ लेंथ एल, ये एल है, एंड डायमीटर डी, देन इट्स लेंथ इंक्रीज बाई डेल्टा एल, but its diameter determined by but its diameter decreased by delta d. Now two types of strains are produced by the single force. First क्या है, longitudinal strain जो कि डेल्टा एल बाई एल है, और सेकेंड है lateral strain जो कि डेल्टा डी बाई डी है, माइनस इसीलिए क्योंकि फाइनल डायमीटर कम है। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है, मतलब कि पॉइजन्स रेशियो को इस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिग्मा होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या है यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करिए, देखिए डेल्टा डी बाई डी माइनस के साथ डेल्टा एल बाई एल, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है, एल इंटू डेल्टा डी। अगर आप इन दोनों स्ट्रेन की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दें, देख सकते हैं इन वैल्यूज़ को लिखने के बाद आप इसको रीअरेंज कर दें इक्वेशन को, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से। तो ये देखिए दोनों स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दिया गया। फाइनली वी आर गेटिंग माइनस एल डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एल। ठीक है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्ट्रेन आर अपोजिट सेंसेज। तो ये नेगेटिव साइन है क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर लैटरल स्ट्रेन बढ़ता है तो इसको कम होना होगा, अगर ये कम होगा, अगर ये ग्रेटर होगा तो ये कम होगा, कोई ना कोई होगा, इसलिए इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव साइन को शो किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पॉइजन्स रेशियो की डिफिनेशन क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। एज अ पॉइजन्स रेशियो इज अ रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन्स
इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेन का ये जो है बोल रहा है पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेंथ्स सो इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहाँ पे इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो लाइज बिटवीन -1 to 0.5, इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू इज बिटवीन 0 to 0.5। तो अगर आप देखें तो पॉइजन रेशियो की जो थियोरेटिकल वैल्यू -1 से लेके 0.5 प्लस तक होती है, लेकिन थियोरेटिकली इसकी वैल्यू जो है वो 0 to 0.5 ही होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो चलिए अब है एप्लीकेशन, जो कि चैप्टर होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं इलास्टिसिटी के। तो देखिए, द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। ऑल इंजीनियरिंग डिज़ाइन रिक्वायर प्रिसाइज नॉलेज ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाइल डिज़ाइनिंग अ बिल्डिंग द स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग ऑफ कॉलम बीम्स सपोर्ट्स रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूज्ड, ठीक है। तो जितने भी आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं, सभी में आपको डिफरेंट टाइप के बीम और डिफरेंट टाइप के मेटेलिक वायर्स, डिफरेंट टाइप की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उनके स्ट्रेंथ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग करते हैं। तो यही यूज है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी का यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। So column is very common in both the cases. The overcoming of the problem of bending of beam under the load is of prime importance. थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया है। यहाँ देखिए, a bridge has to design such that it can withstand the load of flowing traffic, the force of wind and its own weight. Similarly, in the designing of a building, use of beams and column is very common. In both the cases, the overcoming of the problem of bending of beam under the load is of the prime importance. The beam should not bend too much or break. Let us consider that case of a beam loaded at the center of the supported near its end as shown in the figure. तो यहाँ पे देखिए, ये एक बीम है, इनिशियल बीम ए बी मान लीजिए इसको, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। अभी क्या हुआ, इस बीम के मीड से एक वेट को हैंग कर दिया गया है। जब हैंग कर दिया गया तो ये बीम इस शेप ले लेती है ऐसे। तो यहाँ पे ये जो इसके सेंटर से
जब ये स्ट्रेट लाइन में है और इसके सेंटर तक का जबकि ये कर्व है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पे W है, इसकी लेंथ L है, तो कैसे ये कितना बेंड होगा या फिर कितना डिप्रेशन आएगा इसमें, इसके बारे में हमको जानना होगा। अब यहाँ पे देखिए, a bar of length L, width V and depth D when loaded at the center of the load W sags by an amount given by W delta is equal to WL क्यू by 4BD क्यूब इंटू वाई। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल डिप्रेशन, मतलब बीम ऐसे है तो ये अपनी इनिशियल सेंट्रल पॉइंट है उससे कितना डिप्रेस हुआ। ठीक है, तो बेंडिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मटेरियल विथ लार्ज यंग्स मॉडुलस वाई एंड डिप्रेशन कैन बी डिक्रीज मोर एफिशिएंटली बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ डी rather than the breadth V। तो आप देख सकते हैं कि ये है जो बेंडिंग ऑफ बीम है, ये इसी फार्मूले पे डिपेंडेंट है। इस वाले फार्मूले की हेल्प से आप कितना डिप्रेशन आया है यहाँ पे, इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ फार्मूला ही आपके सिलेबस में, इसका कोई भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। यू मस्ट रिमेंबर द फार्मूला ओनली एंड ट्राई टू solve some questions so you will be able to understand how you can solve the questions by remembering the formula। okay, तो इसको आप लोग कर लीजिए। तो देखिए, अब आपको हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, अब न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चैप्टर में आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो एक है शियर मॉडुलस, दूसरा शियर स्ट्रेन है, थर्ड है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और फोर्थ है आपका पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, ये भी नहीं है सिलेबस में, और बेंडिंग ऑफ बीम। तो इतने टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कोशिश करिए इन चीज़ों को भी पढ़ें, जानें चीज़ों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों के बारे में जानना। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो कुछ न कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको ज़रूर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सारी चीज़ों को जानिए, समझिए, खुद से पढ़िए। बहुत ही कंटेंट आपके पास अवेलेबल है पढ़ने के लिए, सिर्फ टाइम आपके पास होना चाहिए, जो कि आजकल काफ़ी इनफ अमाउंट में है। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े। ये देखिए, ये टॉपिक्स तो देखिए, ये सभी टॉपिक जिस पे हम सर्कल करते जा रहे हैं ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं।
तो अब इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के।